हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आरबीएससी बोर्ड पे। और जो अपना चैप्टर है, जो अपना लेसन है, वो कौन सा है? 11 3D वाला। और अब तक आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के ऊपर कंप्लीट वीडियो मिल चुके हैं। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो किसके ऊपर होगा? सेक्शन बी के ऊपर होगा। तो सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और हमें पता है कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में। तो आज इस वीडियो में हम सेक्शन बी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, उस पर बातें करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक रेखा की दिक्कोजें ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी हमें एक लाइन की क्या बतानी है? डायरेक्शन कोसाइन बतानी है, दिक्कोजें बतानी है। और वो लाइन क्या कर रही है? जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, कौन सी होती है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, उनके साथ इक्वल एंगल बनाती है। तो हम मान लें पहले, लेट लाइन मेक इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस इक्वल अल्फा। वो जो लाइन है वो जितना एक्स एक्स के साथ कोण बनाती है, एंगल बनाती है, उतना ही वाई एक्सिस के साथ बना रही है और उतना ही जेड एक्सिस के साथ भी बना रही है। तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाती है। तो हमने ये बात पढ़ी है पहले से कि अगर कोई लाइन एक्स एक्स के साथ अल्फा, वाई एक्स के साथ बीटा और जेड एक्स के साथ अगर गामा एंगल बनाती है ना, तो उस केस में एल इक्वल क्या लिखते थे? कोस अल्फा, एम इक्वल कोस बीटा और एन इक्वल कोस गामा। बट इस क्वेश्चन के अंदर अल्फा बीटा गामा तो क्या है? सेम है, क्योंकि इक्वल एंगल बनाती है। और वो हमने क्या माना है? एल, अल्फा। वो क्या माना है? अल्फा हमने माना है। तो एल बराबर हम क्या लिखेंगे? कोस अल्फा। एम बराबर भी हम क्या लिखेंगे? कोस अल्फा। और एन बराबर भी हम क्या लिखेंगे? कोस अल्फा, क्योंकि तीनों ही इक्वल है। अल्फा बीटा गामा इक्वल है। तो चाहे आप उसको अल्फा नाम दे लें, चाहे आप उसको बीटा नाम दे लें, चाहे उसको आप गामा दे लें, कोई एक नोटेशन यूज कर सकते हैं। ये बात हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल कितना होता है? 1। तो यहाँ पे एल का मान कितना है? कोस अल्फा। स्क्वायर करते ही हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। ये भी कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर अल्फा। और ये भी कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर अल्फा। तीनों इक्वल ही तो है। तीनों जुड़ के कितने हो गए? 3 कोस स्क्वायर अल्फा। तो कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/3। तो कोस अल्फा कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1/√3। तो ये एल का मान है। कोस अल्फा एल के बराबर भी है, एम के भी और एन के भी। तो हमसे क्या पूछा था? डायरेक्शन कोसाइन, है ना? क्या पूछा हमें? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, रेखा की दिक्कोजें कितनी आ गई है? प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3। तो ये उस लाइन की क्या आ जाएंगी? डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगी, दिक्कोजें आपको मिल जाएंगी। तो इजी क्वेश्चन है, बस आपको इक्वल एंगल यहाँ पे यूज करना है। तो आप अल्फा बीटा गामा में से कोई भी एक नोटेशन यूज कर सकते हैं और फिर अपना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर फॉर्मूले में वो वैल्यू रख दें तो आपको मान मिल जाएगा। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो आपकी बुक में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अगर आपसे छोटी मोटी ऐसी हरकत करे क्वेश्चन में तो आप तुरंत अलर्ट हो जाए बोर्ड एग्जाम में, और पहले से किया हुआ होगा तो तुरंत देखते ही आपको याद आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? यदि एक सदिश OX, OY एंड OZ एक्सों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है तो सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। इफ द वेक्टर मेक एन एंगल ऑफ अल्फा बीटा गामा with OX, OY and OZ axis, then prove that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal 2। तो क्वेश्चन इजी है, आपने जो किया था और इसमें क्या फर्क है वो आप समझ लीजिए। हमें क्या गिवन है कि कोई लाइन है, कोई रेखा है जो x एक्सिस, y एक्स और z एक्सिस के साथ क्या बनाती है? अल्फा बीटा गामा। अगर कोई लाइन x y z एक्स के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है तो हमें क्या मिल गई? उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन मींस एल बराबर क्या मिल जाएगा? कोस अल्फा। एम बराबर क्या मिल जाएगा? कोस बीटा। और एन बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोस
गामा, अल्फा बीटा गामा एंगल है तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल गई, दिक् कोसाइन मिल गई उस लाइन की। वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल कितना होता है 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1। तो यहाँ पे आप एल एम एन के मान रख देंगे, एल इक्वल कितना है कोस अल्फा, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। एम की जगह कोस बीटा दी हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा, एन की जगह कोस गामा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर गामा इक्वल 1। यानी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा कितना होता है 1 होता है। तो हमें आंसर जो है वो कोस में तो पूछा ही नहीं, किसमें पूछा है साइन में। तो साइन में हमसे प्रूफ मांग रहा है तो हम क्या करेंगे, ये जो कोस स्क्वायर अल्फा है इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर बीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कोस स्क्वायर गामा की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल 1। क्योंकि जो आंसर हमसे प्रूफ मांग रहा है वो किस में मांग रहा है साइन में, ना कि कोस में। तो आपको बस कोस को साइन में ब्रेक करना है, इतना ही करना है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आपके पास यहाँ पे है, माइनस साइन स्क्वायर बीटा यहाँ पे है, और माइनस साइन स्क्वायर गामा यहाँ पे इक्वल कितना है 1। अगर ये 1 हम इधर लाएं, 3 में से एक 1 कम करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और ये जो तीनों माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इनको उधर ले जाएं आरएचएस साइड में, तो ये क्या हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो आपसे यही तो प्रूफ करवा रहा था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल कितना आएगा 2 आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, एंगल आपको अल्फा बीटा गामा गिवन थे तो उससे आपको एलएमएन की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल 1 में ये वैल्यू रखेंगे तो आंसर आपका आएगा कोस में। पर हमसे किस में मांगा साइन में, तो बस आपको कोस स्क्वायर को, तीनों कोस स्क्वायर को किस में तोड़ना है 1 माइनस साइन स्क्वायर में, आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो बिल्कुल छोटी सी बात है, यहां तक तो हम सीखते हैं। और अगर हमसे साइन में पूछता है तो बस कोस को किस में चेंज करना है साइन में चेंज करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, वो आपका है एक सदिश R, एक वेक्टर क्या है R है, जो x, y और z अक्षों के साथ क्रमशः 45, 60 और 120 डिग्री के कोण बनाता है। यदि सदिश R का परिमाण 2 इकाई है तो सदिश R को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी आपकी बुक में नहीं है, मैंने अलग से लिया है क्वेश्चन इस पैटर्न का। ए वेक्टर R makes angle of 45 degree, 60 degree, 120 degree with x, y, z axis respectively. If magnitude of is 2 unit, then find R vector. तो सबसे पहले हम ना देख लेते हैं क्या क्या गिवन है अपने को। आपको कह रहा है कोई वेक्टर है R, है ना, कोई वेक्टर क्या है R है। क्या दिया आपको वेक्टर R जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 2 यूनिट। वेक्टर R का मैग्नीट्यूड कितना है 2 यूनिट है। ठीक है, ये आपको गिवन है, ये दिया हुआ है कि सदिश R का परिमाण कितना है 2 इकाई है। दूसरा, वो जो वेक्टर R है वो x, y और z x के साथ जो एंगल बनाता है उनको हम क्या बोलते हैं अल्फा बीटा गामा ही तो बोलते हैं ना। तो अल्फा कितना दिया हुआ है 45, बीटा कितना दिया हुआ है यहाँ 60 डिग्री, और गामा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 120 डिग्री। ये तीनों एंगल दिए हुए हैं। हमसे क्या पूछ लिया वेक्टर R, तो ऐसा क्वेश्चन बुक में है नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगर पूछ लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो एक चीज हम पढ़ते हैं, अपना जो यूनिट वेक्टर जब हम पढ़ते हैं ना, यूनिट वेक्टर R कैप, उसका फॉर्मूला क्या लिखते थे R वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड। यही होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, मात्रक सदिश का। हमें क्या चाहिए यहाँ पे R वेक्टर चाहिए। तो ये जो R वेक्टर अगर हमें चाहिए तो इस R का जो मैग्नीट्यूड, ये जो नीचे लिखा है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इससे। तो R वेक्टर बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा आपका R का मैग्नीट्यूड इंटू R कैप, R का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो आपको गिवन है 2 इंटू ये क्या है R कैप। R कैप क्या है यूनिट वेक्टर। तो ये बात मैंने 10 के चैप्टर में कही थी कि अगर कोई भी वेक्टर आपके पास है, कोई भी वेक्टर आपके पास है, तो उसके आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात। और उससे जब आप यूनिट वेक्टर बना लेते हैं, मात्रक सदिश में उसको चेंज कर देते हैं, यूनिट वेक्टर में चेंज कर देते हैं,
तो उस केस में आई जे कैप के कोफिशिएंट हो जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन, दिक्कत कोजाई बन जाती हैं। और उस केस में जब वो डायरेक्शन कोसाइन आ गई तो डायरेक्शन कोसाइन के हम नोटेशन क्या यूज करते हैं, एल एम और एन। तो इसका मतलब आर कैप किस फॉर्म में होता है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप और एन के। तो आर वेक्टर का ना ये फॉर्मूला होता है भाई, अंदर ही अंदर आर वेक्टर इस फॉर्म में लिखा होता है, आर का मैग्नीट्यूड इंटू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कैप। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आर का मैग्नीट्यूड गिवन है, सर एलिमेंट तो गिवन है ही नहीं। अरे बिल्कुल गिवन है, आपको अल्फा बीटा गामा दे रहा है तो आप डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाल सकते क्या। एल इक्वल क्या होता है फॉर्मूला आपका, कोस अल्फा, एम बराबर क्या होता है कोस बीटा, और एन बराबर क्या होता है कोस गामा। तो रख दो मान आप, अल्फा कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, बीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, और गामा कितना है 120 डिग्री। तो cos 45 होता है 1/√2 भी, और cos 60 कितना होता है फिर तो 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। कितनी होती है -1/2। ठीक है भाई, cos 120 डिग्री। अब ये cos 120 डिग्री -1/2, आप एक तो इसको ना हमेशा डायरेक्ट याद रखें, ज्यादा बेटर रहेगा। इसको हम कैसे निकालेंगे, cos 180 - 60, 180 - 60 का मतलब हम क्वाड्रेंट की हेल्प ले रहे हैं। तो 180 - थीटा, 180 - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, यहाँ कितना आ जाएगा cos 60, क्योंकि ये थीटा ना, इसी को तो हम थीटा बोलते हैं। cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा, और cos 60 कितना होता है 1/2। तो cos 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2। तो आपको एलिमेंट मिल गए। अब आपको क्या निकालना था, आर वेक्टर। आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का मैग्नीट्यूड इनटू एल आई कैप प्लस एम जे कैप और एन के कैप। तो आर का मैग्नीट्यूड बोलो कितना गिवन है यहाँ पे 2, एल का मान कितना है 1/√2 आई कैप, एम की वैल्यू कितनी है 1/2 जे कैप, और एन की वैल्यू कितनी है -1/2 के कैप। 2 का इंटू कर दें तो देखो ये 2/√2 बनेगा, इंटू करते ये 2/√2 बनेगा। ये चीज भी मैं इधर बता देता हूं, 2/√2 बनेगा ना, और इसको अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो √2 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा केवल आपके पास √2। देखो नीचे वाले √2 होगा, 2 से 2 कैंसिल तो √2 बचेगा। तो 2/√2 होता है √2 इंटू आई कैप, यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो प्लस जे, और यहाँ बचेगा माइनस के। ये आपका कौन है आर वेक्टर। अगर आपका ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ है तो आपसे होना भी नहीं है फिर, ठीक है ना। एग्जाम में बाई चांस आ गया और आपका पहले से नहीं किया हुआ है तो आप कितना ही दिमाग लगा लेना, फिर आपसे नहीं बनना है। इसलिए कुछ 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, हो सकता है अपनी बुक से पूछे अपने लिए, वही ठीक है, बुक से ही आए अपना क्वेश्चन। हम भी यही चाहते हैं कि बुक से ही पूछे, पर थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड चीजों में इधर उधर चेंज करता है। तो जितने मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा करवाए हैं ये सफिशियंट है आपके लिए, बहुत है। इतना भी आप अगर आप कर लोगे तो बहुत है, फिर अपना कोई क्वेश्चन नहीं बचता है इधर उधर का। तो 3-4 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको थोड़े अलग पैटर्न पे बताए हैं, आप इन पे अपना फोकस रखेंगे, क्योंकि नंबर आपको चाहिए पूरे, तो फिर तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा भाई। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, उस समतल का समीकरण ज्ञात की जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पे है, ठीक है ना, और सदिश पर अभिलंब है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। ठीक है भाई, क्या बतानी हमें, एक प्लेन की इक्वेशन हमें बतानी है, ठीक है। उस प्लेन की एक प्लेन की इक्वेशन हमें बतानी है, और वो जो प्लेन है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है 7 यूनिट है। कितनी है 7 यूनिट है। और जब जब आपको क्वेश्चन में ये बात दे, आपको ये गिवन हो कि कोई प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस इतनी है, तो जब आपको प्लेन की इक्वेशन बतानी है वो हमेशा नॉर्मल फॉर्म में बतानी है। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, r.n=d। अगर प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में होती है तो ये जो बराबर वाली कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम d बोल रहे हैं, ये ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। तो जब ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है तो फिर आपको नॉर्मल फॉर्म में बात करनी चाहिए प्लेन के इक्वेशन की, अभिलंब रूप में। नॉर्मल का मतलब अभिलंब रूप। दूसरा, एक वेक्टर आपको गिवन है,
है ना, नॉर्मल आपको गिवन है, अभिलंब आपको गिवन है, उसको हम क्या बोलते हैं, एन वेक्टर। ये कितना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में 3i प्लस 5j, 3i प्लस 5j और माइनस 6k है ना। जो भी क्वेश्चन में ये बोलता है ना कि ये नॉर्मल है, ये अभिलंब है, वो आपका होगा एन वेक्टर। अब एक कंफ्यूजन यहाँ पे भी आ जाती है स्टूडेंट के कि सर ये एन है या एन कैप है ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट एन वेक्टर दिया है या एन कैप दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपको ये वेक्टर गिवन हो, आपको नहीं पता है तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। क्या निकाल लें, मैग्नीट्यूड। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 3i प्लस 5j माइनस 6k कैप का, तो आप रूट में तीनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 नहीं आएगा। उसका मैग्नीट्यूड क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये किस में है, एन वेक्टर की फॉर्म में। एन कैप नहीं है, एन कैप तो आपको बनाना पड़ेगा। तो एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है फिर, तो एन वेक्टर अपॉन एन का मैग्नीट्यूड। इसी में इसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो आप। तो एन वेक्टर कितना है, 3i प्लस 5j और माइनस 6k है। इसमें डिवाइड करेंगे इसका मैग्नीट्यूड, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और माइनस 6 का हो जाएगा 36 हो गया भाई। तो ये जुड़ के कितना हो गया आपका ना, जुड़ के कितना हो जाएगा भाई, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन कितना आ जाएगा, रूट में 70। 9, 25 और 36 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 70, 70 हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपको एन कैप आपने बना लिया। अब आपको क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप, आर डॉट एन कैप इक्वल डी, ये वाला। तो आर डॉट एन कैप कितना है आपके पास, एन कैप कितना है यहाँ पे 3i कैप प्लस 5j कैप और माइनस 6k अपॉन रूट में कितना है यहाँ पे 70 और इक्वल डी कितना दिया था 7। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये प्लेन की इक्वेशन है और किस फॉर्म में है, ये नॉर्मल फॉर्म में है। ये प्लेन की इक्वेशन किस में है, नॉर्मल फॉर्म में। अगर हम रूट 70 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको, तो ये फिर सिंपल प्लेन की इक्वेशन होगी। ठीक है ना, नॉर्मल फॉर्म में नहीं रहेगी। तो अभी ये किसमें, नॉर्मल फॉर्म में है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस बोले तो आपको नॉर्मल फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करना है, आर डॉट एन कैप, ना कि आर डॉट एन वेक्टर। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। और ये प्लेन की इक्वेशन क्या आपकी, आर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप। क्वेश्चन नंबर है 5 आपका, 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप और प्लस 1 इक्वल 0। ये प्लेन की इक्वेशन है। क्या पूछ रहा है, समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए हैं। स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने इस पे फुल डिस्कशन किया था कि अगर आपको प्लेन की इक्वेशन देके उससे 4 चीजें पूछ सकता है, एक ही फॉर्मेट से हमें 4 आंसर मिलते हैं। एक तो उस प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करवाता है। जैसे हम उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं तो एक तो अपना नॉर्मल फॉर्म मिल गया, दूसरा हमें क्या मिल जाता है उस केस में, ओरिजिन से डिस्टेंस, मूल बिंदु से दूरी मिल जाती है। तीसरा हमें वहां से क्या मिलता है, जो अपना नॉर्मल होता है उसके डायरेक्शन कोसाइन, अभिलंब की दिक् कोसाइन। और चौथा फुट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंब पाद के निर्देशांक। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको पहले से ही करवा रखे हैं। तो यहाँ हमें क्या बताना है, जो अपना लंब इकाई सदिश होता है, वो लंब इकाई सदिश कौन होता है, एन कैप, आर डॉट एन कैप, वो होता है एन कैप अपना। उसमें जो आईजे कैप के कोफिशिएंट आएंगे वही अपने क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ये बात हमने अभी बताई थी मैंने अभी, कि जब कोई आप यूनिट वेक्टर बना लेते हैं तो उसमें आईजे कैप के कोफिशिएंट कौन होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होती है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, अगर प्लेन की इक्वेशन गिवन है और उससे आप ये 4 पॉइंट पता कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म,
डायरेक्शन कोसाइन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर और ओरिजिन से डिस्टेंस। तो आपको उस केस में क्या ध्यान रखना है, ये जो बराबर यहाँ +1 है, ये जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी ये हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए और इक्वल में लिखी होनी चाहिए ना उधर। तो ये +1 आप उधर लेके गए, अगर इस 1 को आप RHS में लेके गए तो ये -1 हो जाएगा। और इससे आगे चल के आपको क्या मिलेगी, ओरिजिन से डिस्टेंस, और डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकती इसलिए आप इसको नेगेटिव कर नहीं सकते हैं। तो फिर उधर कौन जाएगा, ये R डॉट है ना, ये वाला पार्ट आपका उधर जाएगा RHS साइड में। जब आप उसको उधर लेके जाएंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे भैया, चेंज हो जाएंगे। तो ये R डॉट उधर जाके क्या बनेगा, R डॉट ये हो जाएगा -6i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के 2k कैप इक्वल कितना हो जाएगा 1। इसके साइन चेंज करेंगे आप, इसको नहीं करेंगे, ये तो पॉजिटिव रखेंगे, इसके चेंज कर लेंगे, इसके हो जाए कोई नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ना आपने। तो प्लस क्या है वो माइनस और माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे पहला ध्यान रखना आपको ये वाला। दूसरा, अब इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि ये हमारा आंसर कब मिलेगा, जब ये नॉर्मल फॉर्म में चेंज होगा। अभी ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है इस वाली वैल्यू का। तो आप सिंस रूट में -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 36, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये ऐड होके कितना बनेगा रूट में 49, तो ये कितना आ जाएगा 7 इक्वल नॉट 1। यानी इस वाली वैल्यू का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, इसलिए नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है आपका। देयरफॉर आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय 7, जितना यहां मैग्नीट्यूड आता है उतने का ही डिवाइड कर देंगे, और जैसे डिवाइड करेंगे नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे आप डिवाइड करेंगे तो -6/7 आई कैप, मैं सब में सेपरेट करके डिवाइड कर रहा हूं भाई, 3/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप और इक्वल कितना है 1/7। ये आपकी इक्वेशन आ गई सेकंड। तो ये जो इक्वेशन सेकंड आई, ये इससे आपको क्या मिल गया, एक तो ना ये किस में आ गई आपके ना, ये वाली वैल्यू किसके अंदर है, ये आपकी है नॉर्मल फॉर्म। प्लेन की जो इक्वेशन है वो किस में चेंज हो गई, नॉर्मल फॉर्म में। पहली चीज का आंसर मिल गया आपको। दूसरा, जो ये बराबर वाली वैल्यू होती है ये ओरिजिन से डिस्टेंस होती है d, और यहाँ पे जो आई जे कैप के कोफिशिएंट है -6/7, 3/7 और 2/7, ये क्या आपके डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल। क्या पूछा हमसे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वही होता है एन कैप, जो एन कैप होता है वही प्लेन के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल दिक् को जो आपको बतानी थी वो कितनी आ जाएंगी यहाँ पे, -6/7, -6/7, 3/7 और 2/7। तो पहला नॉर्मल फॉर्म, ओरिजिन से डिस्टेंस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल, और तीसरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, LD, MD और ND। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं भाई, हमें क्वेश्चन में केवल ये पूछा था, क्वेश्चन वाले ने केवल ये पूछा है। ये LMN कहां से मिलेंगे, यही तो वैल्यू क्या आपकी L, M और N, और D का मान ये रहा। आप इस फॉर्मूले में रख के इनटू कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये चीजें मैं पहले स्टार्टिंग की वीडियो में आपको डिटेल में बता चुका हूं। बस हमें इसको किस में चेंज करना था, प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में। जैसे आप नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आई जे कैप के जो कोफिशिएंट हैं वो हमारी क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल बोले, या आप डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोले, एक की बात है, एन कैप को ही हम बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी का ये अपना पहला वीडियो था जिसमें मुझे अभी क्वेश्चन लेने 5 केवल, बचे हुए क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।